दोस्तों जितने भी मुझे मेरे डिप्लोमा से जानते हैं या फिर डिप्लोमा तक ही जानते थे, उनकी नज़र में मैं एक बहुत ही पढ़ाकू बच्चा था या फिर एक पढ़ाकू स्टूडेंट था। ठीक है, लेकिन जब मैंने डिग्री स्टार्ट की तो जितने मेरे डिग्री के दोस्त हैं या फिर जो लोग मुझे सिर्फ डिग्री तक जानते हैं, उन्हें पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा डिग्री या फिर मैं कहूँगा कि कॉलेज लाइफ एंजॉय की है एज़ कम्पेयर टू स्टडी। तो देखिए, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग आपकी शुरू है या फिर इवन अगर आप आर्किटेक्ट भी हो तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एक्चुअली मैंने कैसे पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग में। और हाँ, मैं अपनी बड़ाई मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये बात क्लियर कर दूं कि डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक मेरा एक भी सब्जेक्ट बैक नहीं था। तो किस तरह से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो डिप्लोमा था वो पूरा किस तरह से किया, तो ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं, मैं आप लोगों को फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। दैट में भी आपकी लाइफ की वो जो कॉलेज लाइफ होती है उसके एंजॉयमेंट भी हो सकते हैं और बाकी भी कई चीज़ें हो सकते हैं, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। सिर्फ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो मैं उस तरह से पढ़ाई नहीं करता था और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहली वो ये, जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर डिप्लोमा कॉलेज में हो तो आपको उस सब्जेक्ट के रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, या फिर मैं कहूँगा जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, स्टडी एवरीथिंग। जो भी आप पढ़ सकते हो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है, वो भी मैं बताऊँगा कि कैसे और कहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़ सकते हैं या फिर पढ़नी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि आपके पास कॉलेज, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर में, कौन से भी ईयर में हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट में बी थियोरेटिकल सब्जेक्ट या फिर हम कहेंगे कि वो न्यूमेरिकल भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो हम यहाँ पर आज के पूरे वीडियो में एक ही एग्जांपल लेंगे और वो रहेंगे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। मान लीजिए ये आपके लिए सब्जेक्ट है, तो उस केस में जो आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके जो सिलेबस के पॉइंट है वो सभी आपके पास होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? देखिए, कई लोग आपको ये कहेंगे कि जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज हमें हमारे फील्ड पर किसी काम का नहीं है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैंने भी डिग्री की है, मैंने भी डिप्लोमा किया है और मैं भी साइट पर वर्क कर रहा हूँ। तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि जितनी यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए ज़रूरी होती है, ठीक उसी तरह इक्वल टू आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप आपकी स्टडी शुरू करो इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर डिप्लोमा कॉलेज में, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अब चलो ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे पास सिलेबस है। अब जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्टडी एवरीथिंग, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, क्या होता है जब आपके पास एक सिलेबस होता है तो आपके जो टीचर है या फिर अगर आपने बाहर क्लासेस लगाए, ट्यूशन लगाया है, तो वो आपको स्टडी जो सिलेबस है उसके भीतर सिखाएंगे, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिखाएंगे। ठीक है, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें सच में जो सीमेंट किस तरह से तैयार होता है, ये सब आपको किस तरह से बनाया जाता है, ये सब आपको केमिकल फार्मूलाज या फिर इवन प्रोसेस भी आपको किताबों में या फिर आपकी टेक्स्ट बुक या फिर क्लास में पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्टडी एवरीथिंग कहा है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको आदत लगानी पड़ेगी यहाँ पर जो ऑथर की बुक होती है वो रीड करने की। देखिए, मुझे पता है कि ऑथर की बुक जो होते हैं वो 500 600 पेजेस या फिर कुछ तो 1000-1200 के भी पेजेस होते हैं। तो इतनी किताब पढ़नी है क्या? बिल्कुल नहीं। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोई भी अगर बुक है, मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन में एक बुक दे दूंगा एग्जाम्पल के लिए कि ऑथर की बुक किस तरह से होते हैं या फिर कौन से आपको रेफर करने चाहिए। आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस के पॉइंट है सिर्फ उतने पढ़ने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी आप वो पढ़ोगे या फिर आपके सिलेबस में वो पॉइंट है तो वही चीज़ आपको इंटरनेट पर सर्च करनी है और उसके बारे में जो भी आर्टिकल रहेगा या फिर वीडियो रहेगा जो आप पढ़ सकते हो, वो सब चीज़ें पढ़नी है और वो वीडियो देखनी है। अब देखिए, ये आपको कब करना है और इसका फ़ायदा क्या है। मैं सबसे पहले बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जो अदर स्टूडेंट है, जो आपके दोस्त है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनका जो नॉलेज रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। जो वो टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो टेक्स्ट बुक में है वहाँ तक ही उनका नॉलेज लिमिटेड रहेगा। लेकिन आपकी क्या बात होंगी, आप वो चीज़ें तो पढ़ ही रहे हो जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आप जो अदर करंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज देखिए जो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है वो मे भी हो सकता है 10 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन हो या फिर 5 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन जब आप इंटरनेट पर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर जा रहे हो
फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको कंक्रीट है, ठीक है, आप कंक्रीट कैसे बनाया जाता है ये अगर आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो तो उस केस में आपको जो नॉर्मल मेथड है वो तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ आपको कुछ न्यू टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। तो ये फ़ायदा होता है कि आपका जो करंट थ्योरी है वो भी आपको मिलेंगी, करंट प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इससे जब आप सच में आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो जाएंगी, जब आप सिविल इंजीनियर बन जाओगे तो उस नॉलेज का आपको फ़ायदा भी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो इसीलिए आपको सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी चाहिए रिलेटेड टू योर सिलेबस, ठीक है। ये वर्ड जो मैंने कहा वो बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेबस के बाहर नहीं निकलना है, सिलेबस के अंदर ही रहना है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप इंटरनेट पर सिविल इंजीनियरिंग भी अगर टाइप कर देते हो तो बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, तो इतने आप पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम आपके पास कॉलेज लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। वो सब सबमिशन वगैरह वो सब चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से इतना टाइम नहीं होता। इसलिए जितना हमारा सिलेबस है उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। लेकिन अब बात यह है कि जो मोस्ट ऑफ द जो स्टडी होता है या फिर हम कहेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न होता है। सेमेस्टर पैटर्न यूँ चला जाता है, सभी को पता है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जिनकी इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है उन्हें पता है कि कितनी जल्दी टाइम जाता है। तो फिर ये हमें कब करना है, मतलब ये ऑथर की बुक पढ़ना, बाद में जो यहाँ पर इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है या फिर किसी साइट पर जाना है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये कब करना है। देखिए जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी भी कॉलेज में अगर सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो उस वक्त आप पर पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आपकी जो सेमेस्टर, जैसे मैं यहाँ पर सेमेस्टर को 3 महीनों में डिवाइड करूँगा, ठीक है, हालांकि इससे कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि जो आपके पास जो इनिशियल टाइम होता है उसमें ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, और यहाँ पर किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है। सिलेबस के अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, चाहे वो प्रैक्टिकली करो या फिर थ्योरेटिकली इंटरनेट से करो या फिर किसी ऑथर की बुक से, आप कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में की थी, वो ये कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर चाहे वो इंटरनेट से हो सकती है या फिर ऑथर के बुक से हो सकती है, वो आपको नोट डाउन करनी है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नोटबुक पर ही नोट डाउन करेगा, मे बी वो गायब हो सकती है या फिर ख़राब हो सकती है कभी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नोट डाउन करने की मेथड ये थी कि मैंने अपना एक फेसबुक का पेज बनाया था, यू मस्ट नो इट। कुछ लोग मुझे अगर जानते हैं पहले से तो उन्हें पता होगा। बाद में मैंने अपना ब्लॉग भी बनाया था surajlaage.blogspot.com, तो अब उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, surajlage.com कन्वर्ट कर दिया है। तो उसका रीज़न ये है कि उस वक्त मैंने इसलिए बनाया था, मैंने इस चीज़, ये कारण नहीं था कि मैं लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये मेरा पहले एम नहीं था। उस वक्त मैंने ये चीज़ इसलिए की थी ताकि अगर मैं भूल जाऊँ, ठीक है, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी आपको वही याद आएगा। इसलिए मैंने वो सब चीज़ें उस ब्लॉग पर या फिर उस फेसबुक पेज पर स्टोर करके रख दी। तो आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी ब्लॉग या फिर आर्टिकल पर भी आप अपलोड कर सकते हो, ताकि जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप पढ़ सकें। तो ये रहा सबसे पहला वे पढ़ाई को स्टार्ट करने का। अब देखिए ये जो मेथड थी ये मैं कुछ महीनों के लिए, मतलब 1 महीनों के लिए या फिर मैं कहूँगा 15 से 20 दिन अपना जब सेमेस्टर शुरू होता था तब तक ये करता था। जितनी भी सिलेबस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती वो मैं अपने ब्लॉग या फिर फेसबुक पेज पर अपडेट करता रहता था, ठीक है। लेकिन अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए वहाँ पर लाखों रुपए भरे हैं, ठीक है, आप वहाँ पर टाइम दे रहे हो, तो ज़रूरी है कि वो पढ़ाई भी की जाए जो वहाँ पर उस सिलेबस में है, ठीक है। आप सिर्फ अगर किसी साइंटिस्ट की तरह सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हो तो उससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं होगी। हाँ थ्योरेटिकली हो सकती है लेकिन उतनी नहीं होंगी, बिकॉज क्या होता है एक टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज होती है वो ऑथर के या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपको एक और वे करना है जो मैं करता था, और नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट है वो सभी यही चीज़ें करते होंगे। वो ये कि अब आपको क्या करना है, जो भी आपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज था वो कलेक्ट किया था उसको अभी बाजू में रखना है, उसको कुछ देर के लिए आपको भूल जाना है। अब जो अगला सेमेस्टर का जो पॉइंट है, मतलब जो 15 दिन हो गए हमारे, अब यहाँ से जो एग्ज़ाम आने तक का टाइम है, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के लिए जो पीएल रहते हैं प्रिपरेशन लीव, वहाँ तक आने तक का जो टाइम है, अब आपको टेक्स्ट बुक पर ध्यान देना है। अब कैसे ध्यान देना है, देखिए जब भी आप कॉलेज में जाते हो किसी एक ही दिन आपको पूरा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। उसमें लेसन होते हैं 1 2 3 4, ऑन एन एवरेज हम कहेंगे कि 8 से 9 वहाँ पर लेसन होते हैं, तो एक एक या फिर उसमें भी डिवाइड करके आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक दिन में सब कुछ तो पढ़ाया नहीं जाता, तो इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। किस तरह से, ठीक है, आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का जो पहला लेसन है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी क्या कीजिए, मैं क्या करता था अपने, जब मुझे पता है कि कल हमारे टीचर जो है या फिर प्रोफेसर जो है पहला लेसन पढ़ाने वाले हैं, तो उसका ये पोर्शन शायद वो यहाँ तक पढ़ा सकते थे,
सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, वहाँ तक पहले ही पढ़ लेता था, मतलब उनका जो जब वो सिखाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त में भी हो सकता है कि पढ़ने से पहले, मतलब वो सिखाने से पहले मुझे कुछ भी समझ ना आए, लेकिन फिर भी मैं वो पढ़ लेता था, ठीक है। अब क्या होता था, ये पढ़ने के कारण मुझे थोड़ा बहुत पता था कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता था कि हाँ इस पैराग्राफ के बाद ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो ये उसमें एक फ़ायदा होता था, ठीक है। अब बात क्या है, जब वो टीचर पढ़ाते थे, देखिए आपको पता होगा हमको कॉलेज में नींद तभी आती है जब हमको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है या फिर वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वो सब्जेक्ट या फिर वो जो लेसन था वो ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो हाँ प्रोबेबिलिटी है कि मुझे उस लेसन में या फिर उनके टीचिंग में, मेरे जो टीचर है या फिर प्रोफेसर, उनके टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट आने लगे, तो हाँ मैं ज़्यादा कनेक्ट हो सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो ये मेरा वे था, ठीक है। अब ये हो गया कि आप पहले मतलब पढ़ाने से पहले जो किताबें हैं या फिर जो लेसन है वो एक बार आप खुद से पढ़ लो, ठीक है। अब ये हो गया, उनका पढ़ाना भी हो गया, हमारे प्रोफेसर का। अब जब हम रूम पर आते थे, ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने पढ़ाया है, देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, सिर्फ जितना पढ़ाया है उन्होंने, सिर्फ जितना पढ़ाया है मैं उतना ही घर आकर या फिर अपने रूम पर आकर पढ़ता था, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होता था, देखिए पहली बात तो यहाँ पर मेरी रिवीजन हो रही है, मैं उसी पैराग्राफ को 2 बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरा दूसरा पढ़ने का टाइम है, उस वक्त मेरे टीचर ने ऑलरेडी वो चीज़ें सिखा दी है, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग किया था उससे अब बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि हाँ इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। तो हाँ ये बहुत ज़रूरी आदत है एक स्टूडेंट के लिए, फिर चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो या फिर किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पढ़ाने से, आपके टीचर जो पढ़ाएंगे उसके पहले पढ़ना है और उसके बाद भी पढ़ना है। इससे आपको सच में हेल्प होंगी और वो जो सब्जेक्ट है आपको एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट बहुत ईजी लगने लगेगा और हाँ आपका इंटरेस्ट भी बन सकता है उस सब्जेक्ट में। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आप पहली बात सिलेबस के बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। आपके टीचर या फिर प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं आप उनके साथ हो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप आपके सिलेबस के साथ टच रहोगे। पहले क्या होता था, हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, वो शायद हमारे सिलेबस से कनेक्ट भी नहीं हो पा रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नॉलेज है और ये थ्योरेटिकल है, तो मे भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आपका जो सिलेबस है उसके पैरेलल आप चलोगे, साथ ही साथ आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा और एग्ज़ाम भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर सेकंड वे है। अब ये कब करना है, देखिए जब आपका फर्स्ट टाइम चला जाए, ठीक है, मतलब सेमेस्टर का जो स्टार्टिंग होता है जहाँ पर कोई टेंशन नहीं होता है, वो जब चला जाए, अब जब रेगुलरली आपको पढ़ाना शुरू हो चुका है, ठीक है, तो उस वक्त आपको ये करना है। और ये कब तक करना है, मैं यहाँ पर क्लियर कट बता दूँ, ये चीज़ आपको सिर्फ तब तक करनी है जब तक आपके जो हम कहेंगे सबमिशन या फिर आपकी एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आ रही, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, ये टेक्निक ठीक है अच्छी है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर इन केस आपने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया एंड तक, तो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में टाइम नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये तभी तक कंटिन्यू करनी है जब तक आप पर सबमिशन का या फिर एग्ज़ाम का टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टडी फॉर एग्ज़ाम। जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था या फिर अपने डिप्लोमा के कॉलेज में था, तब मेरा एक डायलॉग था जब एग्ज़ाम नज़दीक आती थी की चुलीत गेली दुनिया, आता मला फक्त एग्ज़ामसाठी अभ्यास करायचा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया अब कहीं पर भी चली जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही स्टडी करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी थर्ड स्टेप रहेंगी और ये शुरू होती है, ये कब शुरू होती है मैं स्टार्ट में बता दूं कि ये जब आपके एग्ज़ाम पास आएंगी या फिर प्रिपरेशन लीव आपके पास होंगी, उस टाइम आपको ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना है, ना ही जो आपने कॉलेज में पढ़ा था और आप पहले पढ़ते थे बाद में भी पढ़ते थे उस टेक्नोलॉजी पर या फिर उस टेक्निक पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। अब आपको स्ट्रिक्टली जो आपका सिलेबस है और आपके जो एग्ज़ाम के नोट्स होते हैं, जो आपके टीचर ने आपको बताया कि मे बी ये आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है, तो बस अब आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे अब बस इस एग्ज़ाम में या तो टॉप करना है, एटलीस्ट मुझे ये सब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। तो आपका एम यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि अब जो लास्ट पॉइंट है आपके सेमेस्टर का, अब आपको यहाँ पर किसी भी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई करनी है। देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैंने बहुत अपने दोस्त ऐसे भी देखे हैं कि जो किसी साइंटिस्ट की तरह उस सब्जेक्ट में घुस जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स हमसे भी कम होते हैं। उसका रीज़न यही था कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ना बुरी बात है, लेकिन एट लास्ट देखिए दोस्तों, ये आप कुछ भी करो, ठीक है, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आप फेल हो गए एग्जाम में तो जी हाँ आप फेल हो गए, फिर चाहे आप बाहर की दुनिया में कितना भी तीर मारें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, ठीक है, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गए। और मैं क्लियर कट कह दूँ यहाँ पर कि
मैं और आप कोई यहाँ पर बिल गेट्स या फिर मार्क जकरबर्ग नहीं है जब तक हम कुछ करना दे, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर उस एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मे भी कुछ टीचर या फिर पेरेंट्स आपको ये कह सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं होते, उसके मार्क्स ज़रूरी नहीं होते। भैया कैसे ज़रूरी नहीं होते, एक एक मार्क्स से लोगों के गवर्नमेंट जॉब जा रहे हैं। तो मैं क्लियर बता दूँ, जब आपका लास्ट यहाँ पर एग्जाम सेमेस्टर का यहाँ पर टाइम आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो किसी और की बातों पर ध्यान ना दे, किसी ऑथर की तरफ ना देखे, किसी इंटरनेट की तरफ ना देखे, कुछ भी नहीं करना है। आपको आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एग्ज़ाम की तरफ ध्यान देना है। कैसे मैं टॉप करूंगा या फिर कैसे मैं एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को निकालूंगा, इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए। और लास्ट जब रहता था सेमेस्टर, तो मेरा भी यही रहता था की चुलीत गेली दुनिया आता मला फक्त या विषयाचा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अभ्यास करायचा है। चलिए तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन ये जो आपके स्क्रीन के सामने है भूल मत जाना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से पढ़ाई करता था या फिर मेरी पढ़ाई करने की क्या टेक्निक थी, वो तीनों भी मैंने स्टेजेस आपको बता दिए। लेकिन अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताई थी कि जब मैं डिप्लोमा में था तो मैं बहुत एक पढ़ाकू टाइप का स्टूडेंट था। सब जो हमारे टीचर थे या फिर इवन हमारे जो फ्रेंड थे वो भी कहते थे कि ये एंजॉय नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं मेरे डिग्री की कॉलेज में गया तो टीचर ये कहते थे कि ये इसके सब्जेक्ट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ठीक है। उनको इस चीज़ की चिंता रहती थी क्योंकि मैं उस तरह से उस कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा था। हालांकि मेरा एक भी सब्जेक्ट कभी भी बैक नहीं है, थैंक्स टू ऑल टीचर्स एंड माई सेल्फ ऑल्सो, कि मैंने उस तरह से स्टडी की। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग मैंने अपने दोस्त ऐसे भी देखे हैं कि ठीक है ऑन एन एवरेज लोग तो यही करते हैं कि एंजॉय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जब वो एंटर होते हैं कॉलेज में तो वो इस बात को सीरियसली ले लेते हैं कि आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, ठीक है। मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूँ, आपको आपके कॉलेज लाइफ में कितने रिलेशनशिप बनाने हैं, ठीक है, या फिर कितना एंजॉय करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा कि आप ये मत करो वो मत करो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। आपको जितने रिलेशनशिप बनाने हैं वो बनाओ, आपको जितना एंजॉय करना है वो सब करो। लेकिन कभी भी मत भूल जाना कि आप इस कॉलेज में क्यों आए हो या फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ठीक है। बिकॉज जब ये टाइम निकल जाएगा, ठीक है, अब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंजीनियर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि मैं पैसे कमाने वाला सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि उस वक्त जो टाइम हमें जिस काम में देना था, पढ़ाई के लिए कहो या फिर जो भी प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज था, उस वक्त हमने दिया, साथ ही साथ मैंने एंजॉय भी की कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो इसका फ़ायदा अब मुझे ये हो रहा है कि आज मैं पैसे कमाने वाला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंजीनियर तो आपको हर घर में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन पैसे कमाने वाला और वो भी उसी फील्ड से जिसमें उसने पढ़ाई की है, ठीक है। मैं ये गलत नहीं कहता कि कोई सिविल इंजीनियरिंग करता है और बाद में बैंकिंग में उसको जॉब मिल जाती है, ये गलत चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्राउड फील होता है कि जब हम उसी चीज़ में पढ़ाई करते हैं और उसी पढ़ाई से, उसी जॉब से हम लोगों को एक अच्छी इनकम होती है, ठीक है। तो हाँ, ये मेरे लिए प्राउड वाली बात है कि मैंने जिस स्ट्रीम में पढ़ाई की उसी से मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये कब हो पाया, उसका रीज़न ये था कि मैं कभी भी नहीं भूलता था कि जहाँ पर मैं जिस कॉलेज में हूँ या फिर कोई भी अगर मैं कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे पता होता था कि मुझे यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये टेम्प्ररी है, एन्जॉयमेंट हो गया है या फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं वो टेम्प्ररी है, ठीक है। जो आपके दोस्त रहेंगे, मैं क्लियर कट बता दूँ, आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि हाँ हमारे 3-4 साल होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें हम एंजॉय करेंगे। देखिए एन्जॉयमेंट तब तक है जब तक आपके दोस्त आपके साथ है, ठीक है। अगर वो सेमेस्टर में पास होते गए, आप फेल होते गए, तो भाई कोई नहीं पूछता, और पूछना चाहे भी तो उसके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पर ध्यान रखना है कि आप उस कॉलेज में या फिर उस एनवायरनमेंट में क्यों हो। और हाँ, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट यही कि खुद को जब उस कॉलेज में रखो तो खुद को हीरो मत समझो या फिर विलन मत समझो या फिर खुद को ज़्यादा मत समझो या फिर कम भी मत समझो। आपको खुद को सिर्फ एक ही वर्ड लगाना है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, और वो रहेगा सिविल इंजीनियर, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेज में हो तो खुद को उस कॉलेज में एक सिविल इंजीनियर की तरह ही ट्रीट करो, उसको उस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की तरह ही एंजॉय करो, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की तरह ही वहाँ पर पढ़ाई करो, तभी आप जब बाहर निकलोगे तब आप सिविल इंजीनियर बनोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो तो भाई खुद से भी अपेक्षा मत रखना ये कि आप सिविल इंजीनियर बनोगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलेज लाइफ एंजॉय की है, लेकिन अब उनको किसी कंपनी में भी जॉब नहीं मिलती, बिकॉज उन्होंने जो बेसिक कंसेप्ट थी वहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा, अब यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे एंजॉय करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, ये नहीं भूलना है कि आपको इस कॉलेज में किस काम के लिए आए थे और ये काम हमें कितने साल तक करना है। ये लाइफ टाइम तो नहीं करना है ना, ठीक है ना। कॉलेज तो हमारे एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो उस लिमिटेड पीरियड के लिए आपको
वो टाइम जो है यूटिलाइज करना है विथ एंजॉइंग योर लाइफ आल्सो। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।